हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि हमारे आज का पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। पहला है विम कटफिशस और दूसरा है कनिष्क और तीसरा है नाहपाड़ और चौथा है बुद्ध को। तो जो बुद्ध है उनका किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के अंकन हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने किया था दोस्तों? इंडो ग्रीकों ने किया था, या फिर कुषाणों ने किया था, या फिर शकों ने किया था, या फिर प्रतिहारों ने किया था। तो तांबे के सिक्कों सर्वाधिक संख्या में उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में किसने जारी किया था दोस्तों? तो ये जारी किया था कुषाणों ने। कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। पहला है दोस्तों अश्वघोष। क्या अश्वघोष कनिष्क के प्रथम के दरबार में नहीं गया था, या फिर पाश, और या फिर वसुमित्र, या फिर विशाखदत्त। तो उसमें से कौन था दोस्तों जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? फटाफट आंसर बताइए। तो ये आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। जो विशाखदत्त था दोस्तों, ये कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। ये जो अश्वघोष, पाश और वसुमित्र हैं, ये सब कनिष्क प्रथम के दरबार में गए थे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोडों के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। इसमें है कि कौन कौन जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। पहला है अश्वघोष, या फिर वसुमित्र, या फिर कालिदास, या फिर कदम। तो कौन कौन थे दोस्तों? इसका आंसर बताइए। क्या अश्वघोष थे, क्या वसुमित्र थे, क्या कालिदास थे, या फिर कंबन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो अश्वघोष और वसुमित्र थे दोस्तों, जो कनिष्क के समकालीन थे। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो था अश्वघोष, वो किसके समकालीन था? अशोक के, या फिर नागार्जुन के, या फिर कनिष्क के, या फिर हर्ष के? तो अश्वघोष किसके समकालीन था दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष जो था वो कनिष्क के समकालीन था दोस्तों। किसके समकालीन था? तो कनिष्क के समकालीन था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था।
इसमें क्या पूछा गया है कि कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित नहीं था। वो अश्वघोष था, या फिर चरक था, या फिर नागार्जुन था, या फिर पतंजलि था। तो कनिष्क के दरबार से में कौन संबंधित नहीं था दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। जो पतंजलि थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया। निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर मिलिंद ने, या फिर पुष्यमित्र शुंग ने, या फिर कनिष्क ने। तो किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए। तो कनिष्क ने जो थे वो चरक को संरक्षण प्रदान किए थे। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबा तक अभिलेख में नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबा तक अभिलेखों में नहीं है। पहला है श्रावस्ती, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है चंपा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क के रबा तक अभिलेख में किस नगर का उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो ये जो श्रावस्ती है इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया। पहला है कनिष्क ने, या फिर हर्षवर्धन ने, या फिर अशोक ने, या फिर फाहियान ने। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, तो ये कनिष्क ने किया था। किसने किया था दोस्तों, कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। गुप्त वंश की, या फिर मौर्य वंश की, या फिर कुषाण वंश की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी दोस्तों। तो ये जो कुषाण वंश था इसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। सातवाहन ने, या फिर शकों ने, या फिर कुषाणों ने, या फिर पाथयान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों, तो ये चलाए थे कुषाणों ने। कुषाणों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंग महल संबंधित है। रंग महल संबंधित है। रंग महल किससे संबंधित है, गुप्त युग से, या फिर कुषाण युग से, या फिर मौर्य युग से, या फिर शक युग से। तो रंग महल संस्कृति किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है दोस्तों कुषाण युग से। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईसा से, या फिर 58 ईसा पूर्व से, या फिर 72 ईसा पूर्व से, या फिर 56 ईसा पूर्व से। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। और 78 से क्या प्रारंभ हुआ था? तो ये शक संवत प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने, या फिर प्रवरसेन प्रथम ने, या फिर चंद्रगुप्त ने, इसका समुद्रगुप्त ने, या फिर कुमारगुप्त प्रथम ने। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने प्रारंभ किए थे दोस्तों? तो ये प्रवरसेन प्रथम ने प्रारंभ किए थे। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? विक्रम एवं शक संवत के बीच, विक्रम एवं शक संवतों के बीच कितना वर्षों का अंतर होता है? विक्रम संवत कितना है? तो विक्रम संवत है 58, और शक संवत कितना है दोस्तों? तो 78 है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो इनके बीच जो है 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ का, या फिर बृहदर्थ का, या फिर खारवेल का, या फिर हिविशक का? तो किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्तों? तो ये खारवेल का जो था वो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था दोस्तों? महामेध वाहन वंश से था, या फिर चेदी वंश से था, या फिर सातवाहन वंश से था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध ना ही महामेध वंश से था, या ही चेदी वंश था, ना ही सातवाहन वंश से था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है दोस्तों, वो किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? फटाफट आंसर बताइए। खारवेल का, या फिर अशोक का, या फिर हर्षवर्धन का, या फिर कनिष्क का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा खारवेल का। जो खारवेल है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में इनका जानकारी मिलता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। पहला है तांबे के बर्तनों के लिए, दूसरा है स्वर्ण आभूषणों के लिए, तीसरा है लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, या फिर चौथा है हाथी दांत के काम हेतु। तो 3री शताब्दी में वारंगल क्यों प्रसिद्ध था दोस्तों? तो ये लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? पहला है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल
प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और तीसरा है सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना कि इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए। तो इसमें है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है भूमि के नियंत्रण अथवा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही है दोस्तों। और तीसरा देखते हैं सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था। नारद ने, या फिर कात्यायन ने, या फिर बृहस्पति ने, या फिर भरूची ने। तो दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो ये नारद ने किया था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। पहला है पोई गई, या फिर दूसरा है तिरुज्ञान, और चौथा है पूडम, और तीसरा है पूडम, और चौथा है तिरुमगई। तो इसका आंसर क्या अलवार संत कौन नहीं था दोस्तों, तो ये तिरुज्ञान जो था ये अलवार संत नहीं था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। पहला है कुजुल कटफिसस, और दूसरा है विम कटफिसस, तीसरा है कनिष्क प्रथम, और चौथा है हुविक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विम कटफिसस को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राजा के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। पहला है विम कटफिसस ने, दूसरा है कुजुल कटफिसस ने, और तीसरा है कनिष्क ने, और चौथा है हर्मवीज ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विम कटफिसस ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है वह नियमित उपयोग के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे। वो यूनानी थे, या फिर ईरानी थे, या फिर अरबवासी थे, या फिर तुर्क थे। तो हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे दोस्तों, तो ये यूनानी थे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में उद्ग्रीड सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन आरंभ करने वाले थे। भारत में उद्ग्रीड सिक्कों का सबसे पहले चलन आरंभ करने वाले थे अशोक, या हिंद यूनानी, या फिर कुषाण, या फिर शक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पहला है पान चाओ, और दूसरा है पान यांग, और तीसरा है सी हुयांग, और चौथा है होटी। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था दोस्तों, तो ये हराया था पान चाओ ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं।
कि हमारे आज का लास्ट प्रश्न क्या है। इसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने सीसी के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित में से किस यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे। पहला स्टेटो सेकंड ने, या फिर स्टेटो फर्स्ट ने, या फिर डेमेट्रियस, या फिर मेनांडर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे दोस्तों। फटाफट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा स्टेटो सेकंड ने। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।